So dissolution of partnership firm is basically closure of business. एंड क्लोजर ऑफ बिजनेस के अंदर अगर हम देखें तो बेसिकली तीन स्टेप्स है हमारे पास. पहला स्टेप है सेल योर एसेट्स. आप अपनी सभी एसेट्स को सेल करते हैं जिसको हम रियलाइजेशन भी बोलते हैं. एसेट्स को आपने सेल ऑफ कर दिया. सेल ऑफ का मतलब क्या है? किसी भी जो भी पैसा उनसे मिल सकता है उनको कैश में कन्वर्ट कर दो. सेकेंड स्टेप पे ऑफ योर लाइबिलिटीज. पे ऑफ योर लाइबिलिटीज. लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर दो. एंड थर्ड इज सेटलमेंट ऑफ पार्टनर्स. अगर एक ऑनर है तो उसको बिजनेस बंद करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली, लेकिन अगर पार्टनर्स है तो उनको अलग अलग पैसा देना पड़ता है जितना भी उनको हमने देना है. ठीक है. द अमाउंट स्टैंडिंग क्रेडिट टू द पार्टनर्स वो हमने उनको देना है. एंड द अमाउंट स्टैंडिंग डेबिट टू द पार्टनर्स वो हमने उनसे लेना है. ठीक है जी. तो इस तरीके से बिजनेस बंद हो जाता है. स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3. ये बेसिक प्रोसेस है. लेकिन जब हम अकाउंटिंग की बात करते हैं, अकाउंटिंग फॉर डिसोल्यूशन, तो आपने क्या बातें समझनी है यहाँ पर ये देखिए. इन केस ऑफ अकाउंटिंग फॉर डिसोल्यूशन पहला स्टेप है आपने स्टेप नंबर 1 ट्रांसफर ऑल एसेट्स. आपके पास जितनी भी एसेट्स उनको ट्रांसफर करोगे. कहां ट्रांसफर करोगे? एक सेपरेट अकाउंट में जिसका नाम होगा रियलाइजेशन अकाउंट. क्या नाम होगा इसका? रियलाइजेशन अकाउंट. अभी रियलाइजेशन अकाउंट क्या है? हम चाहते हैं हमारा अकाउंटिंग बर्डन कम हो, तो हमने एक ही अकाउंट बना लिया बेचने के लिए भी और पे करने के लिए भी. पैसा आएगा इस अकाउंट में आएगा, जाएगा इसी अकाउंट से जाएगा. तो रियलाइजेशन अकाउंट बना लिया. यहां लिखेंगे एसेट्स टू बी ट्रांसफर्ड. कौन सी एसेट्स ट्रांसफर होंगी? ऑल एसेट्स एक्सेप्ट दी फॉलोइंग. पहली कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स. देखिए आप एसेट्स को बेचने के लिए इसी अकाउंट में डाल रहे हैं, तो इसलिए ये एसेट्स बिकने वाली तो होती नहीं. कैश के बदले या बैंक के बदले क्या मिलेगा, है ना? दीज आर ऑलरेडी लिक्विड एसेट्स, कैश की फॉर्म में ही. सेकेंड एडवांसेस और लोन्स गिवन टू पार्टनर्स. आपने पार्टनर को कोई लोन दिया हुआ है या पार्टनर को कोई पैसा एडवांस दिया हुआ है, वो आप इसमें नहीं डालेंगे क्योंकि वो पार्टनर्स के साथ सेटलमेंट में आएगा. ओके. तो रियलाइजेशन में नहीं आएगा. ये आपकी एसेट होती है. आपने लोन दिया हुआ है पार्टनर्स को. फिक्टिशियस एसेट्स. फिक्टिशियस एसेट्स लॉस इंडिकेट करते हैं और लॉस को तो हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो वो एसेट है ही नहीं ना वो बिकने लायक है. ठीक है. तो जितनी भी एसेट्स है वो सारी यहां पर आती है ना. अब क्वेश्चन अराइज होता है सर इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? जर्नल एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट. मतलब सारी एसेट्स अपने अपने अकाउंट से निकलकर कहां चली गई हैं? रियलाइजेशन अकाउंट में. कहां पर? रियलाइजेशन अकाउंट में. तो अगर आप बैलेंस शीट में देखें, बैलेंस शीट में जितनी भी चीजें हैं एसेट साइड पर वो अब क्या हो जाएंगी? जीरो हो जाएंगी. और वो कहां पहुंच जाएंगी? रियलाइजेशन में पहुंच. नेक्स्ट स्टेप नंबर 2 ट्रांसफर ऑल लाइबिलिटीज टू रियलाइजेशन अकाउंट. अब आप अपनी सारी लाइबिलिटीज को भी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे. ठीक है. इट इज अ वेरी इजी प्रोसेस. सारी लाइबिलिटीज भाई और कहां ट्रांसफर कर दी? रियलाइजेशन में. लेकिन जब लाइबिलिटीज आप ट्रांसफर करेंगे तो याद रहे ऑल एक्सटर्नल लाइबिलिटीज की बात करो मैं. किसकी? एक्सटर्नल लाइबिलिटी. एक्सटर्नल का मतलब है
विच इज नॉट रिलेटेड टू पार्टनर्स। ठीक है, पार्टनर्स की लाइबिलिटी नहीं, जो पार्टनर्स को पैसा देना है वो नहीं। इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? इसकी जर्नल एंट्री होगी लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट या एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, एक एक करके जाएंगी। ठीक है सारी, जब प्रैक्टिकल करेंगे क्लियर हो जाए। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, इंट्रोडक्शन कंप्लीट। टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है जी। तो एसेट्स भी ट्रांसफर हो गई और लाइबिलिटीज भी ट्रांसफर हो गई। अब लाइबिलिटीज नॉट टू बी ट्रांसफर्ड, कौन सी लाइबिलिटीज आपने ट्रांसफर नहीं करनी? लोन फ्रॉम पार्टनर्स। मैंने कहा था पार्टनर से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। ठीक है, लोन फ्रॉम पार्टनर ये आप ट्रांसफर नहीं करने वाले। ठीक है, बाकी हम बाद में डिस्कस करेंगे। स्टेप नंबर 3, अब आप अपना प्रोसेस फॉलो करिए। क्या प्रोसेस होगा? पहला स्टेप क्या था, मैंने क्या बताया था? सेल योर एसेट्स। अब इसको हम बोलते हैं रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स। एसेट्स को रियलाइज करना, जब आप एसेट्स को रियलाइज करते हैं तो इसके 3 केसेस हैं। सेल, पहला क्या है? सेल ऑफ एसेट। सेल के केस में क्या होता है? पैसा आता है। बी, एसेट्स गिवन और सॉरी, एसेट्स टेकन बाय क्रेडिटर्स, एसेट्स टेकन बाय क्रेडिटर्स, और सी इज एसेट्स टेकन बाय पार्टनर्स। डन है, तीन ही केसेस है। बेच दोगे, कोई क्रेडिटर ले जाएगा या फिर कोई पार्टनर ले जाएगा, तीनों ही रियलाइजेशन है। ठीक है, क्योंकि जो भी एसेट लेकर जाएगा हम उससे पैसा काटेंगे। अगर आप कोई एसेट सेल कर रहे हो तो एंट्री विल बी कैश टू एसेट, यही होता है। ठीक है जी, ध्यान से समझना। अगर आप कोई भी एसेट क्रेडिटर को दे रहे हो तो एंट्री विल बी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू एसेट। ठीक है जी, अगर आप कोई भी एसेट पार्टनर को दे रहे हो तो पार्टनर अकाउंट डेबिट टू एसेट। तो पैसा आ गया तो कैश डेबिट या बैंक डेबिट, नहीं आया तो उस पर्सन को डेबिट करो जो एसेट लेके जा रहा है। क्लियर है? ठीक है, एसेट कौन से अकाउंट में ट्रांसफर कर चुके हो आप? रियलाइजेशन अकाउंट में। तो इसलिए एसेट तो है ही नहीं, तो क्रेडिट क्या होगा? रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है जी, लाइबिलिटी भी कौन से, क्रेडिटर भी कौन से अकाउंट में ट्रांसफर कर चुके हो? लाइबिलिटी सारी रियलाइजेशन में है। तो मतलब अगर आप बी केस करोगे तो इसमें आपको कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रियलाइजेशन ही डेबिट हो रहा है और रियलाइजेशन ही क्रेडिट हो रहा है। देयर विल बी नो एंड। डन है? ठीक है, वी हैव कंप्लीटेड 50%। अब आगे चलते हैं। स्टेप नंबर 4 इज रियलाइजेशन ऑफ लाइबिलिटी। रियलाइजेशन है पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी, सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटीज लिख देते हैं इसको। ठीक है, सेटलमेंट ऑफ एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। अब आप अपनी एक्सटर्नल लाइबिलिटी को पे कर रहे हैं। एक तरीका पे करने का तो ये था ही, मानते हो? एसेट उठा के दे दी तो उसकी तो कोई एंट्री नहीं होगी। समझ आ रही बात? क्यों नहीं होगी? क्योंकि दोनों चीजें रियलाइजेशन में, तो आप करोगे भी तो एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट हो रहा है। तो इसमें क्या होगा? सबसे पहला है पेमेंट टू पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज, पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। बी, एसेट्स गिवन टू लाइबिलिटीज, गिवन टू क्रेडिटर्स। सी, लाइबिलिटी पेड बाय पार्टनर। ठीक है जी,
अब आप कोई भी लायबिलिटी पे करते हो तो उसकी एंट्री क्या होती है? उसकी एंट्री क्या होती है? लायबिलिटी अकाउंट डेबिट, लायबिलिटी खत्म हो जाती है टू कैश। अगर वही लायबिलिटी को आप कोई और एसेट दे रहे हो, कैश नहीं दे रहे, तो एंट्री क्या होगी? लायबिलिटी टू एसेट अकाउंट। और अगर कोई लायबिलिटी पार्टनर पे कर रहा है तो एंट्री विल बी लायबिलिटी अकाउंट डेबिट। अब वो पैसा हमने किसको देना है? पार्टनर को, तो टू पार्टनर्स अकाउंट। डन है। लायबिलिटी कहां पर है? रियलाइजेशन अकाउंट में है ना, तो यहाँ रियलाइजेशन अकाउंट आ जाएगा। लायबिलिटी और एसेट यहाँ क्या आ जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, तो इन दिस केस देयर विल बी, ध्यान नहीं है ध्रुव आपका यहाँ पे, रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है जी, क्लियर है? तो लायबिलिटीज भी पे हो गई। अब क्वेश्चन अराइज होता है, सर अगर कोई एसेट हमने बुक्स में दिखाई नहीं हुई तो क्या होगा? तो उसका भी सेम ट्रीटमेंट होगा, इंक्लूडिंग अनरिकॉर्डेड एसेट। जैसे हमने कोई फर्नीचर हमारी बुक्स में नहीं था, लेकिन जब हम क्लोज करें तो पता चला यार 50,000 का फर्नीचर है, हमने रिकॉर्ड नहीं करा हुआ, या 20,000 का स्टॉक है, हमने रिकॉर्ड नहीं करा हुआ, तो आप उसे सीधा बेचेंगे। ठीक है, जब आप उसे बेचेंगे तो वो आपको फायदा दिखाएगा। कैसे? एक एसेट जीरो है और आपने उसे बेच दिया, तो वो क्या दिखाएगा? सारा प्रॉफिट दिखाएगा, क्योंकि कॉस्ट तो थी ही नहीं कोई भी। तो कोई भी अनरिकॉर्डेड एसेट है या कोई भी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, तो उसको आप रिकॉर्ड नहीं करते, उसको सीधा पे करते हैं, इंक्लूडिंग अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। याद रहे, इनको रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। अब हम बुक्स बंद कर रहे हैं, ओपन नहीं कर रहे। ठीक है, तो चौथा स्टेप हो गया हमारा कंप्लीट। स्टेप नंबर 5, प्रॉफिट, सॉरी एक ये वाला स्टेप है, रियलाइजेशन एक्सपेंस। इसको हम डिसोल्यूशन के खर्चे भी बोलते हैं। डिसोल्यूशन के खर्चे का मतलब क्या है? ये जो पूरी प्रोसेस है, इसके अंदर काफी सारे लीगल पर्सन भी हायर करने पड़ सकते हैं, सीएस भी हायर होते हैं, तो उनको हम पैसा देंगे कोई ना कोई। तो उस केस में इसकी जर्नल एंट्रीज क्या होंगी? पहला केस है पेमेंट बाय फर्म, फर्म पे कर रही है डिसोल्यूशन एक्सपेंस, पेमेंट बाय फर्म। दूसरा है पेमेंट बाय पार्टनर। तीसरा है पेड बाय फर्म, फर्म ने पे कर दिया, लेकिन टू बी बोर्न बाय पार्टनर। वो देना किसको था? पार्टनर को देना था। डी इज पेड बाय पार्टनर, पार्टनर ने पे करा, टू बी बोर्न बाय पार्टनर। अच्छा, ये खर्चा किसका होता है? पार्टनर का, फर्म का? जनरली फर्म का। सारे खर्चे किसके हैं? फर्म के हैं। अगर फर्म कोई भी खर्चा कर रही है तो उसकी एंट्री क्या होती है? एक्सपेंस टू कैश, राइट। अगर पार्टनर कोई फर्म का खर्चा पे कर रहा है तो एंट्री विल बी, खर्चा फर्म का है, लेकिन अब पैसा किसको देगी फर्म? पार्टनर को। ठीक है, ये जर्नल एंट्री होगी। अगर फर्म पे कर रही है, लेकिन पे करना किसको चाहिए था? पार्टनर को, तो मतलब पैसा जा रहा है फर्म का, कैश फर्म का जा रहा है, लेकिन वो कटेगा किसके पार्ट से? पार्टनर्स अकाउंट है। इज दैट क्लियर? पार्टनर को डेबिट क्यों करा? पार्टनर को डेबिट क्यों करा? क्योंकि वो पैसा हम पार्टनर से लेंगे, क्योंकि बॉर्न बाय पार्टनर है, करना उसको था, करा फर्म ने। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज पेड बाय पार्टनर टू बी बॉर्न बाय पार्टनर। खर्चा किसका है? पार्टनर का। पे कौन कर रहा है? पार्टनर। तो हम कोई एंट्री नहीं करेंगे, ना हम एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे, ना हमारे पास से कोई पैसा गया। इज दैट क्लियर?
कोई डाउट है तो प्लीज आस्क। स्टेप नंबर 6, अब ये सारी चीजें हो गई। सब कुछ होने के बाद हम क्या करते हैं, रिमेनिंग आइटम्स इन बैलेंस शीट। रिमेनिंग आइटम्स इन बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में जो चीजें रह गई हैं उनका क्या ट्रीटमेंट होगा वो समझे आप। क्या क्या रह चुका है पहले वो देखिए हम। कैश एंड बैंक, तो इसको आप कहा कैश बुक में दिखा सकते हैं, कैश बुक बन गई। और क्या रह गया, कैपिटल एंड करंट अकाउंट बैलेंस, ये रह गया। तो दीज विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। ओके, नेक्स्ट देखिए प्लीज, रिजर्व्स और फिक्टिशियस एसेट्स, इनका तो ट्रीटमेंट मैं आपको बार बार बता चुका हूं। डिस्ट्रीब्यूट और राइट ऑफ, हाँ एग्जैक्टली, नो न्यू तो है ही नहीं कुछ। इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डन है। प्रोविजंस, प्रोविजंस और रिजर्व, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कोई प्रोविजन और रिजर्व बनाया, रिजर्व ऊपर भी है, रिजर्व यहां पे लिख रहा हूं, रिलेटेड टू, रिलेटेड टू एनी एसेट और लायबिलिटी। अगर कोई प्रोविजन, कोई रिजर्व किसी एसेट या लायबिलिटी के साथ है या उससे लिंक्ड है, तो वो कहां जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट जाएगा, ऑन दी ऑपोजिट साइड, ऑन दी ऑपोजिट साइड ऑफ एसेट और लायबिलिटी। ठीक है, इसका छोटा सा एग्जांपल है, अगर डेटर्स है यहां पर आ रहे हैं डेबिट साइड पे, तो प्रोविजन कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड पे। इन्वेस्टमेंट्स हैं डेबिट साइड पे, तो आईएफआर कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड पे। क्लियर है, ठीक है। क्रेडिटर्स हैं क्रेडिट साइड पे, तो उसका प्रोविजन कहाँ आएगा, क्रेडिटर्स का भी प्रोविजन होता है, इसको हम बोलते हैं प्रोविजन फॉर डिस्काउंट फ्रॉम फ्रॉम क्रेडिटर्स। ठीक है, तो अपोजिट साइड पे चला जाएगा, क्योंकि प्रोविजन और रिजर्व एसेट और लायबिलिटी की वैल्यू को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। ठीक है, क्लियर है। और क्या रह गया, लोन टू पार्टनर्स। पार्टनर्स को अगर लोन हमने दिया हुआ है तो वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट हो जाए, हम काट लेंगे उसकी कैपिटल से वो पैसे, कैपिटल और करंट अकाउंट जो भी केस होगा। लोन फ्रॉम पार्टनर, अगर लोन लिया हुआ है पार्टनर से, डिस्काउंट फ्रॉम क्रेडिटर्स, अगर लोन हमने पार्टनर से लिया हुआ है, इट इज अ लायबिलिटी राइट, तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, वो जाता है पार्टनर्स लोन अकाउंट में। कहा जाएगा, पार्टनर्स लोन अकाउंट में। आप कहोगे इसको कैपिटल में क्यों नहीं डाल रहे, क्योंकि लोन इज पेड ओवर प्रायोरिटी टू कैपिटल अकाउंट। लोन प्रायोरिटी पे होते हैं, कैपिटल बाद में पे होते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको अलग दिखाएंगे। चले आगे, तो ये यहां तक चीजें लिखी हमने। अब लास्ट स्टेप रह गया हमारा, दैट इज स्टेप नंबर 7। स्टेप नंबर 7, दैट इज सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, सेटलमेंट ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स अकाउंट्स। ठीक है, जब आप पार्टनर्स की सेटलमेंट की बात करते हैं तो पहला स्टेप है, यहाँ पहला पार्ट आता है पार्टनर्स लोन, जो आपने पार्टनर से लोन लिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें एक ए पार्ट है, इफ कैपिटल इज पॉजिटिव, अगर पार्टनर की कैपिटल पॉजिटिव है
पे द लोन, आप लोन पे करिए पहले, क्योंकि पार्टनर की कैपिटल भी आपने देनी है और लोन का पैसा भी देना है, तो पहले आप क्या दोगे, लोन का पैसा दोगे। जर्नल एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स लोन टू कैश और बैंक, डन है। बी पार्ट, इफ कैपिटल इज नेगेटिव, नेगेटिव कैपिटल का मतलब क्या है, उसकी कैपिटल में जो बैलेंस था उससे ज्यादा वो निकाल चुका है, तो आप क्या करोगे, एडजस्ट द लोन विद कैपिटल। आप ये लोन और कैपिटल को आपस में एडजस्ट कर दो, क्योंकि हमने उससे पैसा लेना भी है और देना भी है ना। जब आपने उससे पैसा लेना भी है और देना भी है, तो आप एंट्री क्या करोगे, पार्टनर्स लोन उठाओगे और उसको किससे एडजस्ट कर दोगे, पार्टनर की कैपिटल में डाल दो, फिर देखोगे आपने उसको देना है या देना है। क्लियर है बात, डन। तो इस तरीके से लोन सेटल होता है, जब आप किसी का पैसा चुका रहे हो तो आप ये देखते हो ना कहीं उससे लेना तो नहीं है, लेना होगा तो कम करके दोगे, और अगर लेना नहीं होगा तो सारा पैसा उसका लौटा दोगे। ठीक है, नेक्स्ट इज पार्टनर्स कैपिटल्स। ठीक है, इसमें भी दो केस आते हैं, इफ कैपिटल इज पॉजिटिव तो आपने क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। इफ कैपिटल इज नेगेटिव, नेगेटिव पता है ना क्या होता है, डेबिट साइड इज मोर, जब कैपिटल की डेबिट साइड ज्यादा हो जाती है तो हमने पैसा लेना है पार्टनर से। ठीक है, तो उस केस में आप पार्टनर से पैसा लेंगे, पार्टनर विल पे द मनी, कहीं से भी लेकर आए, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ पार्टनर पैसा कब नहीं दे पाता, जब इंसॉल्वेंसी का केस हो, वो दिवालिया हो गया हो, तो उस केस में फिर हमारा नेक्स्ट जो बीकॉम के अंदर हम पढ़ते हैं, सीए में पढ़ते हैं, उसको हम बोलते हैं पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर्स का केस है, उसमें मेरी एक वीडियो भी है, गार्नर वर्सेस मर्रे केस। तो अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर होता है तो उस केस में हम क्या करते हैं, वो मैं नेक्स्ट आपकी हायर क्लासेस में सिखाता हूँ। टू पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है जी, सो इट एंड्स अप हियर, ये हमारा कंप्लीट डिसोल्यूशन आज खत्म। धन्यवाद।